नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। जैसा कि दोस्तों इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा डीएड स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का पेपर लास्ट जो आपका थेरेपी का है। और सभी लोग बताएंगे कि आज का आपका पेपर कैसा हुआ। आपका आज का पेपर कैसा हुआ सभी लोग बताएंगे। जो आपने आज पेपर दिया ट्रेनिंग एप्टीट्यूड स्किल्स का वो कैसा हुआ। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देंगे। जितने भी आपके साथ आपके सहपाठी पढ़ते हैं, आपके मित्रगण पढ़ते हैं, उनके पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे जिससे उनको भी लाभ मिल सके। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए अपनी वीडियो को। और सभी लोग बताएंगे कि आज का पेपर आपका कैसा हुआ। तो तुरंत कमेंट सेक्शन में जाइए और आज के पेपर के बारे में प्रतिक्रियाएं दीजिए। तो सबसे पहले अगर हम यूनिट 1 पे बात करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों शेयर करना ना भूलिएगा। सभी अपने जितने भी आपके सहपाठी सभी के पास शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात होती है व्यावसायिक चिकित्सा की। व्यावसायिक चिकित्सा की सबसे पहले बात होती है, यानी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी की बात कर रहा हूँ। और इसके अंतर्गत सबसे पहले जो हम जानेंगे वो जानेंगे कि आखिरकार व्यवसायिक चिकित्सा क्या होती है, सर्वप्रथम इसको कहाँ पे प्रयोग किया गया, इसके विशिष्ट उद्देश्य क्या थे, सामान्य उद्देश्य क्या थे और क्षेत्र क्या क्या हैं, किन किन क्षेत्रों में व्यवसायिक चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम व्यवसायिक चिकित्सा की बात करें तो इसको सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में, यानी कि 1952 ईस्वी में किसने इसका प्रचार प्रसार किया, तो वो थे एलिजाबेथ और क्वेकर। इनका पूरा नाम है एलिजाबेथ क्वेकर। तो इन्होंने इसका सबसे पहले सर्वप्रथम प्रचार प्रसार करना स्टार्ट किया। प्रारंभ में जो यह चिकित्सा थी कुछ ही चीज़ों में दी जाती थी, जैसे कि आपका मानसिक बीमारी हुआ। मानसिक बीमारी की मैं बात कर रहा हूँ, ना कि मानसिक मंदता की। मानसिक बीमारी हुआ, आपका क्षय रोग हुआ, कुष्ठ रोग हुआ, इनमें लगभग में यह जो थेरेपी दी वह दी जाती थी। इसके बाद में धीरे धीरे इसको बढ़ाया गया और सर्वप्रथम जो एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल था मुंबई में, वहाँ पर इसका शुरुआत किया गया, यानी कि भारत की मैं बात कर रहा हूँ। साथ ही साथ धीरे धीरे इस चिकित्सा का प्रयोग शारीरिक मनोवैज्ञानिक आघात से पीड़ित व्यक्तियों के उपचार के लिए किया जाने लगा। यानी कि जो व्यक्ति शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आघात से पीड़ित थे उनके लिए भी व्यवसायिक चिकित्सा का प्रयोग किया जाने लगा। हो सकता है आपसे पूछ दे ओटी की फुल फॉर्म, तो देख लीजिएगा ऑक्यूपेशनल थेरेपी लिख के और छोड़ दीजिएगा, आगे लिख सकते हैं आप व्यवसायिक चिकित्सा। इसके बाद में इस थेरेपी को डायवर्जन थेरेपी भी कहा जाता है। इस थेरेपी को डायवर्जन थेरेपी भी कहा जाता है। और इसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में भी किया गया था और विशेष इसका योगदान रहा था व्यवसायिक चिकित्सा का पुनर्वास के क्षेत्र में। यानी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी का जो विशेष उद्देश्य था पुनर्वास के क्षेत्र में था। और जो बच्चे शारीरिक रूप से अक्षम थे, जो व्यक्ति शारीरिक रूप से अक्षम थे द्वितीय विश्व के युद्ध के दौरान, या चोट आदि के कारण उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही थी, तो उसको कम करने के लिए व्यवसायिक चिकित्सा का प्रयोग किया गया, यानी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी का प्रयोग किया गया। और इसका जो निरंतर प्रयोग है वह विकलांगता के क्षेत्र में, यानी कि दिव्यांगता के क्षेत्र में संलग्न समस्याओं को रोकने के लिए किया जाता है। आगे देख लेते हैं अब इसके जो व्यवसायिक चिकित्सा है इसके सामान्य उद्देश्य क्या क्या थे, या कह सकते हैं कि इस चिकित्सा का प्रयोग उनके जो रोजगार थे उनको प्रशिक्षण के लिए भी किया गया। यानी कि जो दिव्यांग बच्चे थे, दिव्यांग व्यक्ति थे, उनके रोजगार प्रशिक्षण के लिए भी व्यवसायिक चिकित्सा का प्रयोग किया गया। अब देख लेते हैं सामान्य उद्देश्य क्या क्या थे व्यवसायिक चिकित्सा के। सामान्य उद्देश्य क्या क्या थे? स्नायु मांसपेशियों का विकास,
संवेदी एकीकरण का विकास, सामाजिक विकास करना, संज्ञानात्मक विकास करना, दैनिक जीवन के क्रियाकलाप को बढ़ावा देना। आज शायद आपका आइडियल स्किल शायद आज आई थी। मैंने पेपर अभी तक तो नहीं देखा है, बहरहाल मुझे पेपर थोड़ी देर में मिल जाएगा तो मैं पेपर देख लूँगा कि आज का पेपर आपका कैसा था। और नेक्स्ट देखते हैं, खेल एवं मनोरंजन के क्रियाकलाप को बढ़ावा देना, व्यवस्थापना को बढ़ावा देना, घरेलू उपकरण में बदलाव लाना। तो ये सब क्या था आपका सामान्य उद्देश्य थे। और इसके जो विशिष्ट उद्देश्यों की अगर बात की जाए तो विशिष्ट उद्देश्य क्या क्या थे? विशिष्ट उद्देश्य थे संवेदी अंगों में सुधार लाना, यानी कि जो अंग है जो किसी भी प्रकार से किसी भी बीमारी से या ऐसा कोई विकलांगता के कारण वो ग्रसित है तो उनको क्या है संवेदी अंगों में सुधार लाना, इसका कार्य जो विशिष्ट उद्देश्य था। सूक्ष्म गामक और स्थूल गामक कौशलों को बढ़ावा देना, यानी कि कह सकते हैं कि गामक कौशलों को बढ़ावा देना, शरीर की विभिन्न स्थितियों को सुधारना, समस्या व्यवहार को सुधारना, योगा की प्रक्रिया को बढ़ावा देना। नेक्स्ट आपका कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देना, व्यवसाय योग्य बनाना। ये सब क्या है इसके विशिष्ट उद्देश्य हैं। अब क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो व्यवसाय चिकित्सा के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, यानी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी के एरिया कौन कौन से होते हैं? तो वृद्ध व्यक्तियों अथवा वृद्धावस्था में इसका प्रयोग किया जाता है। अस्थि विकलांगता, जो मानसिक बीमारी, इसके व्यक्तियों के उपचार के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। टीबी, कैंसर, तो सब इनके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। पुनर्वास के क्षेत्र में, पुनर्वास केंद्र में भी इसका प्रयोग किया जाता है। विशेष विद्यालयों में, पाठशालाओं में, घर पर या आश्रमों में। तो जहाँ जहाँ पे इसके जो क्षेत्र हैं ये इतने आपके क्षेत्र थे। हो सकता है आपसे पूछ दे कि 2 नंबर में पूछ दे कि एरियाज कौन कौन से होते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी के, या ऑक्यूपेशनल थेरेपी आपसे 5 नंबर में या 2 नंबर में पूछ दे तो आप लिख सकते हैं, आराम से आपका हो जाएगा। अब कक्षा में यानी कि क्लासरूम में व्यवसाय चिकित्सा द्वारा क्या क्या बदलाव लाए जा सकते हैं? क्या क्या बदलाव व्यवसाय चिकित्सा के द्वारा कक्षा में, क्लासरूम में लाए जा सकते हैं? तो क्लासरूम में कौन कौन सी चीजें होती हैं? अब ध्यान कीजिए आप। सबसे पहले फर्नीचर होता है, उसको अनुकूलित कर लिया जाए। स्थापत्य यानी कि जो चीजें, दरवाजा हुआ आपका, यानी कि बैरियर फ्री इन्वायरमेंट की बात हो रही है, और दरवाजे आपके हुए, कुंडी हुई, सिटकनी हुई, और स्विच हुई, हैंडल हुआ, रैंप हुआ। तो ये सब चीज़ें क्या आएंगी, हम इनमें सब में बदलाव कर सकते हैं। बच्चों के कपड़ों में भी हम बदलाव कर सकते हैं। व्यक्तिगत जरूरी सामान जो होते हैं तो उनमें भी बदलाव किया जा सकता है। कप हुआ आपका, किनारे पकड़ने वाली थाली हुई, और कंघा हुआ बच्चे का। तो इस प्रकार से, और घरेलू जो साधन होते हैं जैसे प्रेस हुआ, बड़ा डंडा वाला झाड़ू हुआ, तो इनमें भी हम प्रयोग कर सकते हैं और इसमें बदलाव किया जा सकता है। अब बात होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्प्लिंट की, यानी कि जिसको आप लोग कहते होंगे प्लास्टर या स्प्लिंट इंग्लिश में बोला जाता है, और हिंदी में भी लगभग यही वर्ड आपको देखने को मिलता है, स्प्लिंट। तो विभिन्न प्रकार की स्प्लिंट का प्रयोग करके विशेष जो व्यक्ति हैं उनको विभिन्न प्रकार की व्यवसाय चिकित्सा प्रदान की जा सकती है। स्प्लिंट देने का तात्पर्य मुख्य रूप से यह है कि व्यक्ति के अंग स्तर पर किसी प्रकार का संकुचन अथवा विकृति होती है, जिसे स्प्लिंट की सहायता से विशेष अंगों में सुधार किया जा सकता है। जैसे किसी भी बच्चे का अगर हाथ टूट जाता है तो क्या करते हैं, स्प्लिंट बांधते हैं, यानी कि प्लास्टर लगाते हैं, और उसके पश्चात क्या होता है, गतिशील स्प्लिंट की सहायता से व्यवसायिक कार्यों को करने में भी सहायता प्रदान की जाती है। यानी कि अब स्प्लिंट हो गए आपके 2 प्रकार के, एक आपका हो गया गतिशील स्प्लिंट और दूसरा आपका हो गया स्थिर स्प्लिंट। अब इन पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि गतिशील स्प्लिंट क्या होता है और इनमें तुलना करके देख लेते हैं, यानी कि अंतर देख लेते हैं। और स्प्लिंट का कार्य क्या था वैसे, विकृतियों को रोकना, क्षतिग्रस्त
भाग का संरक्षण करना, जो भाग टूट चुका है उसका संरक्षण करना, किस प्रकार से उसका संरक्षण किया जा सकता है, पट्टी बांध के या किसी भी प्रकार से उसमें जो पीड़ा है उसको कम करना, यानी कि जो दर्द है उसको कम करना, यह स्प्लिंट का कार्य होता है। यदि कोई मांसपेशियां कमजोर है तो उसको ताकत प्रदान करना स्प्लिंट के माध्यम से किया जाता है। अब मैंने आपको बताया स्थिर स्प्लिंट और गतिशील स्प्लिंट। तो सबसे पहले स्थिर स्प्लिंट की बात करते हैं, तो नाम से ही देख लीजिए स्थिर, यानी कि इसमें हिलाने वाला कोई पुर्जा नहीं होगा, यानी कि इसको हम स्थिर स्प्लिंट को लगाने के बाद में हम अपना हाथ हिला नहीं सकते, जहां तक लगा होगा स्प्लिंट वहां तक। लेकिन जो गतिशील स्प्लिंट होता है तो यहां पर क्या होता है आपका, यहां पर हिलाने वाले पुर्जे ही होते हैं। नेक्स्ट आपका स्थिर स्प्लिंट के अंतर्गत दूसरा पॉइंट होगा, शरीर से संबंधित जोड़ों में कोई भी गति नहीं होने देता। अगर दूसरा पॉइंट गतिशील स्प्लिंट की बात करें, जोड़ों में गति होती है, नाम से ही स्पष्ट है। और यहां पर आपका गतिशील स्प्लिंट में क्या होगा, गतिशील में कमजोर मांसपेशियों को ताकत प्रदान करना गतिशील स्प्लिंट का कार्य होता है। और इधर क्या होगा आपका स्थिर स्प्लिंट में तीसरा क्या होगा, क्षतिग्रस्त भाग को सुरक्षित रखना व पीड़ा को कम करना होता है आपका स्थिर स्प्लिंट का कार्य। नीचे यह विकृति को रोकता है, यानी कि स्थिर जो स्प्लिंट होता है यह क्या करता है, विकृति को रोकता है। और जो आपका गतिशील स्प्लिंट होता है वो क्या करता है, यह विकृति एवं सिकुड़न की रोकथाम करता है। तो ये आपके स्प्लिंट हो गए। स्प्लिंट काफी प्रकार के होते हैं, जैसे रिस्ट ड्रॉप स्प्लिंट या कलाई के जोड़ में जिसका प्रयोग किया जाता है, और कॉक अप स्प्लिंट जिसको आप लोग बोलते हैं, कलाई के जोड़ का जो स्प्लिंट होता है इसको अच्छी तरह से कलाई में बांध दिया जाता है। तो फिर आपका फिंगर एक्सटेंशन स्प्लिंट, नकल वेंडर स्प्लिंट, और इस प्रकार से जो नकल वेंडर स्प्लिंट होता है हथेली का दूसरा हिस्सा वाले में बांध दिया जाता है, और फिंगर में आपकी तर्जनी उंगली में यह स्प्लिंट बांधा जाता है, यानी कि लगाया जाता है। तो ये आपके स्प्लिंट के प्रकार भी हो सकते हैं। बाकी आप लोगों ने 6 या 7 प्रकार होते हैं, सभी आप लोगों ने पढ़े होंगे। यहाँ पर केवल और केवल आपका रिवीजन हो रहा है। अब नेक्स्ट आपका आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाथ के कार्य। अब इतना अच्छा टॉपिक है ये, हो सकता है आपसे पूछ दे, हाथ के कार्य लिखिए, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा यहाँ पर। और आप सभी को पता है, वस्तु तक पहुंचना, वस्तु को पकड़ना, वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, और वस्तु को दूसरी वस्तु मतलब एक स्थान से उठाना और दूसरे स्थान तक ले जाना, एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ अदला बदली करना, सब क्या हाथ के ही तो कार्य होते हैं। और जो मैंने अगर मैं बात करूं हाथ के कार्यों की, तो बच्चा जब छोटा होता है, जब 3 महीने का होता है तो उसकी कुछ उंगलियां कार्य करती हैं, उसके बाद में फिर धीरे धीरे उसके हाथ, फिर 4 महीने का हुआ, 5 महीने का हुआ, इस प्रकार से जो उसका विकास होता है, हाथ के कार्य का विकास होता है, वह होता जाता है। 6 से 7 जब माह की अवस्था होगी तो बच्चे की तर्जनी उंगली व अंगूठे की तरफ की उंगलियां कार्य करना स्टार्ट कर देती है। और जब 8 महीने का लगभग बच्चा हो जाता है, 8 महीने की, तो भिन्न भिन्न रूप से वह क्रिया करने लगता है। 9 महीने में तर्जनी उंगली और अंगूठा अधिक सक्रिय हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो हाथ के विकास के चरण होते हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। हाथ की संरचना, हाथ की संरचना क्या होती है, बांह का वह भाग जो कलाई के जोड़े के आगे विस्तृत हुआ है उसे क्या कहते हैं, हम हाथ कहते हैं। इसमें एक हथेली, एक अंगूठा, 4 उंगलियां, सभी को पता है, और छोटी छोटी 27 उंगलियां होती हैं, यानी कि 27 हड्डियां होती हैं हाथ के जो उंगलियों में पूरी, जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। और इन जोड़ों में कलाई के जोड़ मर्यादित रूप से गति करते हैं। तो इसमें क्या होगा, आंतरिक मांसपेशियां होंगी, और इसमें क्या होगा, दूसरा होगा आपका बाहरी मांसपेशियां। जो यहाँ पर जो मांसपेशियां होंगी वो होंगी आपकी आंतरिक, और दूसरी होगी आपकी बाहरी। तो 2 प्रकार की मांसपेशियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। और कुछ हाथ जो आपका ये 5 उंगलियां होती हैं, और
ये आपका चित्र आपके सामने बना होगा, आप लोगों ने अगर कॉपी बनाई होगी तो चित्र बना हुआ होगा। तो इसको किसको हम कर्पल अस्थियां कहते हैं, यानी कि कराई की अस्थियां किसको कहते हैं, किसको हम मेटाकर्पल अस्थियां कहते हैं। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपसे हो सकता है तो आप लोग अगर चित्र को बना देंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। अब आंतरिक मांसपेशियों के अंतर्गत हम देख लेते हैं क्या क्या आता है। हाथ की आंतरिक मांसपेशियां संपूर्णतः हाथ से होती हैं। इस मांसपेशियों में दोनों छोर हाथ में ही होते हैं। और बाहरी मांसपेशियां आपकी क्या क्या होती हैं, हाथ की बाहरी मांसपेशियां अस्थि बंद होती हैं। यह अस्थि बंद जोड़ों को इकट्ठा रखते हैं और इसके कारण क्या होता है, हाथ की कोई भी बाहरी तथा जोरदार कार्य करने की जो ताकत होती है उसको जोड़ सकते हैं। अब पकड़, अब आप लोग देखते होंगे, आप लोग रोज कुछ ना कुछ पकड़ते होंगे। किस पकड़ के द्वारा आप लोग क्या क्या करते हैं इस पर हम बात कर लेते हैं। पकड़ के प्रकार, यानी कि उंगलियों से या हाथ से पकड़ने के प्रकार। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं पकड़ के प्रकारों पर, तो आपका आ जाता है गोलाकार पकड़। अब आप लोग जो स्टूडेंट्स होंगे सभी को पता होगा कि गेंद खेलते होंगे, गोलाकार पकड़। तो क्या करते हैं आप, गेंद को पकड़ते हैं तो किस प्रकार से, या सेब को पकड़ते हैं, अमरूद को पकड़ते हैं। तो ये सब क्या आएगा, आपका गोलाकार पकड़ के अंतर्गत आएगा। ये आपकी पकड़ के प्रकार हैं। दूसरा आपका क्या होगा, दंड गोलाकार पकड़, दंड गोलाकार पकड़। तो इसके अंतर्गत आपका क्या होगा, दंड गोलाकार पकड़ के अंतर्गत आप लोग बॉटल को पकड़ते हैं, घर में बेलन होगा तो बेलन को पकड़ते हैं। तो ये सब क्या होगा, आपका दंड गोलाकार पकड़ के अंतर्गत आएगा। कांटे की पकड़, नेक्स्ट आपका ओपोनेंस पकड़। ओपोनेंस पकड़ क्या होता है, जिसे आप प्याला पकड़ते हैं, कटोरा पकड़ते हैं और पूरा, अगर वो हमारे हाथ में पूरा तो आता है तो हम लोग क्या करते हैं, ओपोनेंस पकड़ के माध्यम से उसको पकड़ते हैं नीचे से। और नेक्स्ट आपका आता है लैटरल पकड़। तो लैटरल पकड़ में क्या होता है, सीधी सी बात है, ताश सभी लोग पकड़ते होंगे। और लैटरल पकड़ में क्या होता है कि खेलने जैसे ताश और पतली चीज जो होती हैं उनको पकड़ने का जो कार्य होता है वो लैटरल पकड़ का होता है। और इसमें हथेली अथवा तर्जनी के से सटा करके एक अंगूठे के बीच में इसको पकड़ा जाता है। तो ये क्या कहलाता है, आपका लैटरल पकड़। ये आपकी 5वीं पकड़ थी, लैटरल पकड़। नेक्स्ट आपका आ जाएगा तिपाई पकड़। अब तिपाई पकड़ के अंतर्गत क्या क्या होगा, तिपाई पकड़ के अंतर्गत आप पेंसिल पकड़ते हैं, पेन को पकड़ते हैं। तो ये सब आपका आएगा तिपाई। अब आपको 7वीं पकड़ सबको पता होगी, चिकोटी पकड़। चिकोटी पकड़, पिन को पकड़ना, सुई को पकड़ना, दाल को चुनना, दाल के दानों को बीनना, या घर में चावल को बीनना। तो वहां से जब कुछ भी हमको निकालना होता है तो चिकोटी के माध्यम से निकालते हैं। तो ये आपकी पकड़ यहां पर हो चुकी हैं। 7 प्रकार की मैंने आपको पकड़ बताई और 7 प्रकार की पकड़ आप लोग लिख लेंगे, कर लेंगे अगर आपसे आ जाता है तो। इसके बाद में संवेदी प्रत्यक्ष गामक कौशल यानी कि 1.4 जो आपका है, जहाँ पर संवेदनाओं की बात होती है। और संवेदनाओं की बात जब होती है तो आंख से क्या कार्य होता है, कान से क्या कार्य होता है, जीभ, त्वचा और मांसपेशियों की स्थिति किस प्रकार से होगी, जोड़। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा और कर सकते हैं आप लोग। बहुत ही सुनहरा टॉपिक, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। मानसिक मंदित बच्चों के लिए व्यवसाय चिकित्सा। अब मानसिक मंदित बच्चे जो हैं उनको व्यवसाय चिकित्सा किस प्रकार से दी जाएगी। मानसिक मंदित बच्चों के लिए अथवा अन्य व्यक्तियों के लिए संवेदी व गामक विकास के लिए पिछड़ापन प्रदर्शित करते हैं और उन्हें जो चिकित्सा होती है वह प्रदान की जाती है। तो पहले जो होगी आपकी संवेदना उद्दीपक, या हम संवेदना उद्दीपक जो आपका होगा यानी कि संवेदना, और दूसरा आपका जो होगा वह होगा गामक प्रशिक्षण। मैंने आपको बताया था पहले ही, जहाँ पर आपको मैंने कौशल बताए थे कि कौन कौन से सामान्य कौशल और विशिष्ट कौशल कौन कौन से थे। वहाँ पर आपको बताया था कि संवेदना उद्दीपक की बात होगी, गामक प्रशिक्षण की बात होगी। नंबर 3 आपका संवेदना संगठन प्रशिक्षण की बात होगी, यानी कि संवेदना संगठन प्रशिक्षण की बात होगी। और नेक्स्ट आपका होगा अवबोध गामक प्रशिक्षण या सूक्ष्म व स्थूल क्रियाएं।
अब संवेदना उद्दीपक की में क्या बात होगी, संवेदीय कौशल अविकसित होने पर विशेष रूप से कुछ विशेष उद्दीपकों का प्रयोग आवश्यक होता है, जैसे समान उद्दीपक का जोड़ा बनाना तथा दो या दो से अधिक उद्दीपकों से विभिन्न प्रकार के उद्दीपकों को छांटना। ये आपका हो जाता है संवेदना उद्दीपक। गामक उद्दीपकों के बारे में आप सभी समझते होंगे कि शरीर के अंगों का ज्ञान ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, ये क्या होगा आपका गामक प्रशिक्षण होगा। संवेदना संगठन प्रशिक्षण, सामान्य तौर पर मानसिक मंदित बच्चे जो होते हैं वो गामक व संवेदी प्रशिक्षण में तो पिछड़े रहते हैं और साथ ही साथ इसका अनुपातिक योग भी जो होता है उनके अंदर कम होता है। इसलिए व्यक्तियों के लिए संवेदी गामक कौशलों को ग्रहण करने के लिए विशेष प्रकार के विभिन्न प्रशिक्षणों का चुनाव किया जाता है। और लास्ट आपका अवबोध गामक प्रशिक्षण, तो इसमें क्या होगा, समान जो आपके मानसिक मंदित बच्चे होंगे इसे स्थूल गामक व सूक्ष्म गामक क्रियाओं को बढ़ावा दिया जाता है। साथ ही साथ इनकी सूझबूझ को बच्चों को बताया जाता है और अनुकूलित सामग्री का प्रयोग किया जाता है। अब व्यवसाय चिकित्सा को प्रदान करने के लिए जो मुख्य बिंदु मैंने आपको पहले भी बताए थे, सूक्ष्म उद्दीपकों को मिलाना, दो या दो से अधिक जो वस्तुएं उनके बीच अंतर कराना, सूक्ष्म गामक व स्थूल गामक कौशलों का विकास कराना और गतीय और शैक्षिक जो कौशल है उनका विकास कराना। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आएगा, आप लोग लिख सकते हैं कि मानसिक मंदित बच्चों में योगीकरण पुनर्वास, यानी कि बात हो रही है योगीकरण पुनर्वास की। जो मानसिक मंदित बच्चे हैं उनमें कि योगीकरण पुनर्वास बच्चे का किस प्रकार से कराया जाएगा। तो उसमें आप व्यवसाय पूर्व चरण, व्यवसायिक चरण और रोजगार, ये 3 चरण जो आपके होते हैं वो होते हैं योगीकरण पुनर्वास के। नेक्स्ट आगे देखते हैं, मानसिक मंदित बच्चों के लिए व्यवसाय चिकित्सा के सामान्य क्रियाकलाप। सामान्य क्रियाकलाप कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले अगर हम सामान्य क्रियाकलाप की बात करते हैं तो इधर हम करेंगे उद्देश्य और इधर हम लिखेंगे क्रियाएं। उद्देश्य सबसे पहले क्या होगा कि शरीर के वांछित स्थिति को विकास करना, जो वांछनीय स्थिति है उनका सुगमता से विकास करना। तो उसमें क्या क्या होगा, कुर्सी पर बैठना, बच्चे की स्टूल पर बैठना, ये सब क्या होगा, वांछित स्थिति का विकास होगा। नंबर 2, संवेदनाओं को उद्दीपित करना। तो संवेदनाओं को उद्दीपित करना, पानी में खेलना, रेत में खेलना, और ये सब क्रियाकलाप करा करके हम मानसिक मंदित बच्चों को व्यवसाय तक बढ़ा सकते हैं, यानी कि व्यवसाय चिकित्सा दे सकते हैं। तीसरा आपका क्या था, हाथ के कार्यों को बढ़ावा देना, तो मिट्टी के कार्य करवाना, पीओपी के कार्य करवाना, सकल, नेक्स्ट आपका इधर आ जाएगा सकल गामक कौशलों को बढ़ावा देना। सकल गामक कौशलों को के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, आपकी साइकिल को चलाना जिससे हम चिकित्सा दे सकते हैं, कूदना, सीढ़ियों पर चढ़ना, बैलेंसिंग करना या रोल करना, बच्चों को घुमाना, ये सब क्या आ जाएगा, आपकी सकल गामक कौशलों को बढ़ावा देने के अंतर्गत आ जाएगा। नंबर 5वां देखते हैं, उद्देश्य क्या होगा, अवबोध कार्यों के विकास को सुगमता से बनाना। इसमें क्या होगा, ध्वनियों की पहचान कराना और सिलाई कढ़ाई कराना, तो ये क्या होगा, अवबोध कार्य होंगे आपके। और आत्मनिर्भर कौशल, कपड़े पहनना, आत्मनिर्भर बच्चा जिनसे बन सके, खाना खाना, नहाना, ये सब आपके एडीएल स्किल के अंतर्गत आत्मनिर्भर कार्य आपके हो जाएंगे। व्यवसायिक प्रशिक्षण देना, तो व्यवसायिक प्रशिक्षण साधनों का प्रयोग करना सिखाना, काम करना सिखाना, नौकरी की खोज करना सिखाना, तो ये सब आपके हो जाएंगे। और असमायोजित व्यवहारों को सुधारना, तो इसके अंतर्गत आपका क्या होगा, मनोरंजन के क्रियाकलाप होंगे, हस्तकला होगा, तो ये सब आपका हो जाएगा। अब आते हैं यूनिट 2 पर। अभी यूनिट 2 पर हम बात करेंगे, जो आपकी यूनिट होगी 2। यूनिट 2 के अंतर्गत भौतिक चिकित्सा यानी कि आपकी फिजियोथेरेपी आ जाती है और आपसे पूछ सकता है कि पीटी का फुल फॉर्म लिखिए। और फिजियोथेरेपी की परिभाषा की अगर हम बात करते हैं तो यह जो आपकी भौतिक चिकित्सा है, जो आपकी भौतिक चिकित्सा है, इसकी परिभाषा की अगर हम बात करते हैं तो यह ताप, बिजली, यांत्रिक दबाव तथा यांत्रिक बल जैसे भौतिक माध्यम के द्वारा
किया जाने वाला एक प्रकार का इलाज है, जिसको हम क्या कहते हैं, भौतिक चिकित्सा। अतः हम कह सकते हैं कि भौतिक चिकित्सा में ताप, विद्युत प्रवाह, जल, मालिश व अवबोध सहित अथवा अवबोध रहित किए जाने वाले व्यायामों का प्रयोग किया जाता है। तो यह आपका हो जाएगा भौतिक चिकित्सा। और सामान्य लक्षण यहाँ पर क्या क्या होंगे, भौतिक चिकित्सा के सामान्य लक्षण। अब जब सामान्य लक्षणों की हम बात करेंगे, जब हम सामान्य लक्षणों की बात करेंगे तो सामान्य लक्षण क्या क्या होंगे, दर्द को कम करना अथवा समाप्त करना, ये होगा आपका भौतिक चिकित्सा के सामान्य लक्षण। जोड़ों की गति का विस्तार करना और उनमें सुधार करना, मांसपेशियों में ताकत बनाना, और शरीर की यानी कि जो भी आपके लक्षण होंगे, कह सकते हैं व्यवसाय चिकित्सा और जो आपका भौतिक चिकित्सा हुआ लगभग मिलते जुलते देखने को मिलते। विकृतियों की रोकथाम करना, श्वसन क्रिया का सुधार करना, घाव व त्वचा के रोगों को सुधारना। तो अब इनके क्षेत्र क्या क्या होंगे, जो आपका भौतिक चिकित्सा है इसके क्षेत्र कौन कौन से होंगे, तो यह औषधि चिकित्सा के रूप में, शल्य चिकित्सा के रूप में, अस्थि विकलांगता के क्षेत्र के रूप में, स्त्री रोग चिकित्सा के रूप में, जलना व प्लास्टिक सर्जरी के रूप में, न्यूरोलॉजी के रूप में, कार्डियोथेरेपिस्ट के रूप में, मनोचिकित्सक के रूप में, और साधारण अस्पतालों में, वृद्धावस्था में, ब्यूटी पार्लर में भी इसका उपयोग किया जाता है भौतिक चिकित्सा का। क्रीड़ा में यानी कि खेल में जो कोई भी भाग अगर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो वहाँ पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब मानव शरीर की गतियाँ तथा शारीरिक स्थितियाँ, यानी कि बात हो रही है शरीर की स्थिति यानी कि पॉस्चर की, शरीर स्थिति यानी कि पॉस्चर की बात हो रही है। अब जब पॉस्चर की बात होगी तो पॉस्चर क्या होता है, शरीर स्थिति का अर्थ शरीर द्वारा धारण की हुई एक अवस्था है। कोई भी एक स्थिति में रहना शरीर स्थिति कहलाता है, जैसे बैठना, घुटने के बल बैठना, पलथी मार के बैठना, खड़े होना, ये सब क्या कहलाता है आपका शरीर स्थिति, या कह सकते हैं पॉस्चर। इंग्लिश में कभी कभी दूसरा वर्ड लिख के आया है तो आप लोग पॉस्चर याद रखिएगा और आप लोग कर सकते हैं। शरीर की स्थिति के प्रकार, शरीर की स्थिति के प्रकार के अंतर्गत आपका आएगा निष्क्रिय, सॉरी मैं फिर से लिख देता हूं, पहला आपका आएगा निष्क्रिय और दूसरा आपका आएगा सक्रिय, यानी कि निष्क्रिय शरीर स्थिति और दूसरी आपकी होगी सक्रिय शरीर स्थिति। निष्क्रिय शरीर स्थिति के अंतर्गत क्या क्या आएगा, विश्राम करना, शिथिल होना, लेट जाना, ये सब आपका क्या होगा, निष्क्रिय के अंतर्गत आएगा। और सक्रिय के अंतर्गत जोड़ों को स्थिर रखना। यह सक्रिय स्थिति क्या होती है पहले ये भी देख लीजिए, आप नाम से स्पष्ट है सक्रिय। निष्क्रिय मैंने बताया कि विश्राम करना, निष्क्रिय कोई भी कार्य को ना करना, शिथिल होना, तो मांसपेशियों के द्वारा न्यूनतम जहां पर गति की जाए, सबसे कम गति जहां पर की जाए। सक्रिय के अंतर्गत सक्रिय शरीर स्थिति अर्थात वे शारीरिक अवस्थाएं हैं जिसमें एक से अधिक मांसपेशियों की सक्रियता बनी रहती है, यानी कि एकीकृत क्रियाएं होती रहती हैं, सक्रिय स्थिति कहलाती है। यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है। शरीर की स्थिति ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर की स्थिति को किसी एक संरचना में लगातार बनाए रखना, यह क्या कहलाता है आपका शरीर की स्थिति। और जोड़ों को स्थिर रखना, गुरुत्वाकर्षण का अवरोध करना, अन्य बलों का अवरोध करना और शारीरिक संतुलन को बनाए रखना, ये सब आपका आ जाएगा इसके अंतर्गत। इसके बाद में योग्य शरीर स्थिति क्या होती है और अयोग्य शरीर स्थिति क्या होती है, यानी कि गुड पोस्चर क्या होते हैं, योग्य शरीर स्थिति की बात हो रही है, और आपके बैड पोस्चर क्या होते हैं, यानी कि अयोग्य शरीर स्थिति क्या होती है। तो गुड पोस्चर क्या होता है और बैड पोस्चर क्या होता है, इसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद में गति पर बात करेंगे, यानी कि मूवमेंट पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं योग्य की। तो इसमें सामान्य
अच्छे संवेग व सामान्य स्थिति वाले लोग आते हैं। इधर आपका क्या होगा बैड में, इसमें विकलांग या पीड़ित ग्रस्त कमजोर मांसपेशियों वाली शरीर की स्थिति आती है। आपका गुड पोस्चर में क्या होगा, किसी शरीर की स्थिति को योग्य तब कहा जा सकता है जब वे किसी कार्य को न्यूनतम परिश्रम से पूरा करते हैं। इधर आपका बैड में क्या होगा, किसी शरीर स्थिति को अयोग्य तब कहा जा सकता है जब व्यक्ति कार्य करने में अक्षम हो। गुड में क्या होगा, मांसपेशियों का स्वस्थ होना, और इधर आपका क्या होगा, पीड़ाग्रस्त मांसपेशियां, जैसे कि प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के स्टूडेंट्स, सीपी के स्टूडेंट्स। यहां पर भी आपसे सीपी पूछ सकता है, तो आप लोग सीपी को भी मैं डिटेल में आपको पढ़ा दूंगा धीरे धीरे करके। गति, बात होती है मूवमेंट की, यानी कि गति की बात होती है जब, तो आप सभी को पता है एक विशेष स्थान जिस पर कोमलार्थी अथवा अस्थिति मिलकर एक निश्चित दिशा को संपादित करते हैं, यानी कि उसको क्या कहते हैं, हम गति कहते हैं। और गति दो प्रकार से होती है, यानी कि पहली जो आपकी गति होती है वो ऐच्छिक गति होती है, इच्छा के अनुसार, यानी कि चलना दौड़ना ये सब आप इच्छा के अनुसार करते हैं। लेकिन जो दूसरी आपकी गति होती है वो अनैच्छिक होती है, जिसको हम अनैच्छिक क्रियाएं कह सकते हैं, अनैच्छिक गति कह सकते हैं, बिना इच्छा के अनुसार। जैसे लार टपकना, पलके झपकना, ये सब क्या होती हैं, अनैच्छिक गतियां होती हैं। और नेक्स्ट अब देखते हैं, गति को हम ऐसे भी कह सकते हैं, यदि कोई वस्तु या अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष में स्थान परिवर्तित करती है तो उसे उस वस्तु की अवस्था को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। सामान्य शब्दों में अगर हम बात करें कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है, गति कहलाता है। सबसे सिंपल डेफिनेशन आपकी, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहा जाता है, उसको गति कहते हैं। तो अब बात करते हैं, यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब हम बात करेंगे सीपी पर। जो आपकी गति थी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि हमारा कंधा किस प्रकार से गति करता है, कोहनी किस प्रकार से गति करती है, कलाई किस प्रकार से गति करती है, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट उसके बाद में लगाते हैं सीपी पर। सीपी आप सभी लोगों ने पहले ही पेपर में पढ़ लिया होगा, शायद यहाँ पर भी आपको देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर भी आपका एक पूरा सा टॉपिक है सीपी का। तो सीपी को चलिए थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ, बाकी आप लोग देख ही चुके होंगे सीपी को, और आप लोगों का तैयार भी होगा। सीपी क्या होती है, 0 से 3 वर्ष की जो अवस्था होती है उसमें पहचानी जा सकती है। इसमें क्या होगा, मस्तिष्क में चोट लगने के कारण यह उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण गामक क्रियाओं में विक्षोभ व पक्षाघात व असंतुलन देखने को मिलता है। इसमें अधिकतर गामक प्रकार, मनोवैज्ञानिक, संवेदिक विकृति और साथ ही साथ जो दौरे होते हैं वो देखने को मिलते हैं, या विकृतियां भी देखने को मिलती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी परिभाषा थी 1986 के अनुसार मैंने आपको बताई थी, और बताई थी बैट्सो एवं पायरेट के अनुसार। बैट्सो एवं पायरेट के अनुसार 1986 की परिभाषा यह है, और इसमें कहा था सीपी यानी कि सेरेब्रल पॉल्सी या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात या मस्तिष्क का लकवा भी जिसको हम कहते हैं। तो देखिएगा, सीपी एक जटिल अप्रगतिशील अवस्था है, यानी कि यह बढ़ती नहीं है, जो जीवन के प्रथम 3 वर्षों के आरंभ में होती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, मांसपेशियों में सामंजस्य न होने के कारण कमजोरी से अक्षमता होती है। एक बार मस्तिष्क अगर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसे पुनः ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको बढ़ने से रोका जा सकता है। बावजूद इसके शारीरिक जो संचालन है वह शरीर की स्थितियों से जुड़ी समस्या है, उसको सुधारा जा सकता है। तो ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। नेक्स्ट आपका सीपी का वर्गीकरण, जहां पर मैंने आपको सीपी के वर्गीकरण को 3 भागों में बताया था। आपको गंभीरता के आधार पर आपको बताया था, दूसरा आपको चिकित्सा के आधार पर बताया था, और तीसरा आपको प्रभावित अंगों के आधार पर बताया था कि कौन कौन से अंग कब प्रभावित होंगे, तो क्या क्या हो सकता है। तो गंभीरता के आधार पर मैंने आपको बताया था अति अल्प प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, फिर अल्प प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, फिर गंभीर प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। ये आपको मैंने बताया था सीपी के गंभीरता के आधार पर 3 भागों में बांटा था।
अब इसके बाद में हम चिकित्सा की बात अगर कर लेते हैं तो चिकित्सा के आधार पर आपको बांटा गया था स्पास्टिसिटी सेरेब्रल पॉल्सी में, दूसरा आपका एथ्रॉयड एटेक्सिया, मिक्स्ड और फ्लैसिड, इतना आपको बांटा गया था। फिर जब अंग प्रभावित होंगे यानी कि प्रभावित अंगों के आधार पर, तो मोनोप्लेजिया मैंने आपको बताया था, हेमीप्लेजिया बताया था, डायप्लेजिया बताया था, पैराप्लेजिया बताया था और क्वाड्रिप्लेजिया बताया था। तो ये आप लोग अगर सीपी देखना चाहते हो तो मैंने उसको अपलोड भी कर रखा है, आप लोग देख सकते हैं। अब हो सकता है कि आपसे सीपी का मैनेजमेंट पूछ दे, यानी कि प्रबंधन की बात हो रही है, और प्रबंधन की किसकी बात हो रही है? सेरेब्रल पाल्सी यानी कि प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के प्रबंधन की बात हो रही है। तो विशेष शिक्षक या विशेष शिक्षा में इसका प्रबंधन किया जा सकता है, समेकित शिक्षा में भी इसका प्रबंधन किया जा सकता है, दैनिक जीवन के क्रियाकलाप में भी बच्चों को सिखाया जा सकता है, प्रबंधन दिया जा सकता है, पुनर्वास के कार्यों को उनको कराया जा सकता है, खेल चिकित्सा के द्वारा भी बच्चे को प्रबंधित किया जा सकता है, और साथ ही साथ सहायक उपकरण, और सहायक उपकरण के बारे में आपको बताया था, कैलिपर बताया था आपको, बैसाखी बताई थी, परिमार्जित कुर्सी बताई थी, फ्रेम बताया था, वॉकर बताया था, ये सब आपको बताया था सहायक उपकरणों के माध्यम से। नहाने के लिए टब का प्रयोग, अस्त विकलांगता भी मैंने आपको बताया था कि अस्त विकलांगता के क्षेत्र में भी सिकुड़न को कम करने के लिए किया जा सकता है, मांसपेशियों का पुनर्निर्माण करने के लिए भी शल्य चिकित्सा का प्रयोग किया जा सकता है, और औषधि दवाइयों से भी इसका प्रबंधन किया जा सकता है, इसको रोका जा सकता है। अब बात होती है स्पाइना बिफिडा यानी कि द्विशाखीय रीढ़ की, और द्विशाखीय रीढ़ अगर मैंने पहले से वीडियो अपलोड कर रखी है द्विशाखीय रीढ़ की भी यानी कि स्पाइना बिफिडा की भी। और द्विशाखीय रीढ़ क्या होती है, परिभाषा की अगर हम बात करते हैं तो परिभाषा द्विशाखीय रीढ़ की क्या है? गर्भ के विकास में असमानता होने के फलस्वरूप रीढ़ की हड्डी का खुला रह जाने का दोष क्या कहलाता है? द्विशाखी रीढ़। आप लोग देखते होंगे कि पीठ पे कुबल टाइप का निकल आता है, तो वो क्या होता है? द्विशाखी रीढ़। जहां पर क्या होता है, रीढ़ की हड्डी जो होती है वह खुली रह जाती है और उसमें असमानता हो जाती है, जिसमें क्या कहते हैं? द्विशाखी रीढ़। या ऐसे भी कह सकते हैं यह एक पैदाइशी असमानता होती है, यानी कि जन्म से ही होती है, जिसमें रीढ़ की हड्डी में रचनात्मक दोष होते हैं। रीढ़ की हड्डी में मेराव जुड़ जाने में बाधा आने पर जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें जो सुराग होता है वह बंद नहीं हो पाता। रीढ़ की हड्डी के छेद में सुषुम्ना तथा उसके अवयव जो होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। जो सुषुम्ना नाड़ी होती है और जो उसके अवयव होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें गर्भावस्था में ही बच्चे की प्रारंभिक विकास की कशेरुकाएं और मेरुरज्ज के ऊपर बंद नहीं होता। इसमें मेरुरज्ज का मुलायम क्षेत्र जो है वह असुरक्षित रहता है और थैले के रूप में बाहर आ जाता है। तो ये आप क्या था द्विशाखी रीढ़ के बारे में। साथ ही साथ इसके कारण क्या होते हैं ये भी देख लीजिए। द्विशाखी रीढ़ के कारण, अब कारण क्या होंगे? द्विशाखी रीढ़ की अवस्था में कोई विशेष कारण नहीं है या अज्ञात कारण है, लेकिन परंतु कुछ शोध से ऐसा पाया गया है कि जब जाने अनजाने में कुछ ऐसे घटक होते हैं गर्भावस्था से पहले 30 दिन में गर्भावस्था की स्नायु कोशिकाएं व जो नली का विकास होता है वो सही से नहीं हो पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप यह अवस्था होती है। अब इसके प्रकार कौन कौन से थे? तो सबसे पहले आपका जो प्रकार था द्विशाखी रीढ़ का वो था गुप्त द्विशाखीय रीढ़। गुप्त द्विशाखीय रीढ़ यानी कि इसको हम लोग बोलते थे स्पाइना बिफिडा ओकल्टा। तो इसमें क्या होता था, रीढ़ की हड्डी में जो मेराव होता है वो पूरी तरह से नहीं बनता है, सुषुम्ना के आवरण छेद के बाहर नहीं आते, सुषुम्ना छेद के बाहर नहीं आती, ये दोष त्वचा से पूरी तरह ढका रहता है और गुप्त शब्द का प्रयोग किया जाता है इसीलिए। दूसरा आपका था मेनिंगोसेल। दूसरा आपका क्या था? मेनिंगोसेल। तो मेनिंगोसेल के अंतर्गत क्या था? उसके बाद में आपका तीसरा आएगा माइनो मेनिंगोसेल। माइनो मेनिंगोसेल, माइनो मेनिंगोसेल के अंतर्गत और मेनिंगोसेल के अंतर्गत देख लीजिए 3 भाग इसके डिवाइड किए गए थे।
और इसमें क्या होता है, जो मेनिंगोसेल आपका जो होता है उसमें क्या होता है, रीढ़ की हड्डी में पिछली मेराव उसमें भी पूरी तरीके से नहीं होता है, आवरण जो होता है वह छेद से बाहर आ जाते हैं, सुषुम्ना छेद से बाहर नहीं आती और यह दोष त्वचा से ढका रहता है, फिर भी छेद के बाहर आए कुछ आवरण द्रव से मिलकर थैलीनुमा स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा मेनिंगोसेल। और सबसे जो गंभीर अवस्था होती है वो माइलोमेनिंगोसेल की होती है। इसमें क्या होता है, रीढ़ की हड्डी का पिछली मेराव पूरी तरीके से नहीं बनता और साथ ही साथ आवरण के छेद बाहर आते हैं, सुषुम्ना छेद से बाहर आ जाती है और यह दोष एक पतले पारदर्शी आवरण से ढका होता है, इसमें सेरेब्रोस्पाइनल द्रव टपकता रहता है। तो ये आपका कहलाएगा माइलोमेनिंगोसेल। द्विशाखीय रीढ़ से संबंधित और कौन कौन सी विकलांगताएं होती हैं, तो वह होगी धड़ व पैर में लकवा, अस्थियों में विकृतियां, संवेदनहीनता और मूत्राशय में लकवा और आंतों का लकवा या जल शीर्ष यानी कि हाइड्रोसिफेली की बात की जा रही है। तो इससे द्विशाखीय रीढ़ से संबंधित और कौन सी विकलांगताएं, ये मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट आप देखते हैं, इसका भी प्रबंधन शैक्षिक और चिकित्सकीय आधार पर किया जाएगा। तो इसका भी प्रबंधन आप लोग पढ़ लीजिएगा, हो सकता हो आपसे पूछ दिया जाए कि शिक्षा के आधार पर द्विशाखीय रीढ़ का प्रबंधन बताइए, यह द्विशाखीय रीढ़ को किस प्रकार से प्रबंधित किया जा सकता है। तो सहायक उपकरणों के द्वारा, भौतिक चिकित्सा के द्वारा, और इसको आप लोग डिफाइन करके पूरा लिखिएगा, शैक्षणिक चिकित्सा के द्वारा और चिकित्सकीय के द्वारा, यानी कि आप लोगों को इतना लिखना पड़ेगा। अब बात होती है मांसपेशीय क्षरण की। मांसपेशीय क्षरण पढ़ लीजिएगा, सर्वप्रथम इसको 1890 में पहचाना गया था और एंटीजन हार्मोन सेल के द्वारा जो कोशिकाएं होती हैं यहाँ पर इसीलिए क्षतिग्रस्तता होती है। तो आप लोग न्यूरोमस्कुलर को पढ़ लीजिएगा और जहाँ पर आपका जो मेन था वो डच मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और अर्ब जेनविल जो डिस्ट्रॉफी आपकी थी, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा क्या क्या लक्षण होते हैं। और नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब थोड़ा शिक्षा के क्षेत्र में जो आपकी पोलियो थी, पोलियो को भी देख लीजिए, हो सकता है आपसे 2 नंबर में पूछ दे पोलियो भी। ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं, आपसे पोलियो 5 नंबर में भी पूछी जा सकती है। तो पोलियो की परिभाषा क्या होती है, अनुमस्तिष्कीय तथा सुषुम्ना में स्थित एंटीजन हार्मोन सेल का ऐसा वायरस, पोलियो क्या होती है, वायरस संक्रमण रोग है जिसमें एंटीजन हार्मोन सेल से संबंधित मांसपेशियों में अल्पकालीन अथवा कायम रूपी लकवा हो जाता है, यह बालपक्षता कहलाता है। और 3 वायरस होते हैं इसमें। पहला जो वायरस होता है पोलियो के मुख्यतः 3 वायरस होते हैं। पहला जो वायरस होता है वो होता है लियोन, दूसरा जो आपका होता है लैंसिंग और तीसरा आपका होता है ब्राइंसहाइड। तो ये आपके 3 जो मुख्य 3 वायरस होते हैं वो ये होते हैं। तो थोड़ा पोलियो के बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। और लक्षण क्या क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूं कि पोलियो के लक्षण क्या हो गए। प्रथम 3 दिन तक तीव्र बुखार आएगा, लक्षण की बात हो रही है पोलियो के। तो पोलियो के लक्षण क्या होंगे, 3 दिन तक बुखार, सिर दर्द, शरीर दर्द, उल्टी आना, दस्त, मांसपेशियों में शिथिलता हो जाना, प्रभावित अंग सीधा नहीं रहता व संकुचित हो जाता है, जोड़ों में ढीलापन व दर्द महसूस होना, घुटने जो होते हैं वह झटके व अन्य नसों के माध्यम से प्रभावित अंग हो जाना, और साथ ही साथ दिमाग व बुद्धि प्रभावित नहीं होती, बुद्धि लब्धि सामान्य ही रहती है। इसमें ये चीज़ याद रखिएगा। इसको भौतिक चिकित्सा के माध्यम से और जितनी भी आपकी चिकित्साएं होती हैं उसको हम प्रबंधित किया जा सकता है। सहायक उपकरणों के माध्यम से, चिकित्सक माध्यम से, व्यवसाय चिकित्सा के माध्यम से इसको हम प्रबंधित कर सकते हैं। चलने के उपकरण, अब जब बच्चा प्रभावित है, उसके अंग प्रभावित है, तो उसके चलने के उपकरण कौन कौन से होंगे। तो पहला होगा आपका बगल में लेने वाली बैसाखी। आप सभी लोग देखते होंगे आपके आसपास या कहीं पे भी दिख जाते होंगे ऐसे लोग जो बगल में लेकर के बैसाखी चलते हैं, जिनको चलने में होती है दिक्कत या उनका किसी प्रकार से हाथ या जो पैर उनका होता है वो नहीं होता है, तो वहाँ पर आपको दिक्कत होती है, या पैर में लकवा मार जाता है तो उससे क्या होती है, चलने में दिक्कत होती है, तो क्या ले लेते हैं, बैसाखी। उसके बाद में कोहनी की बैसाखी, और एक होती है बैसाखी, केवल और केवल बैसाखी, और दूसरी आपकी स्टिकें, यानी कि जो छड़ियाँ होती हैं वह भी इसके अंतर्गत आती है, जो स्टिक होती है। फिर फ्रेम,
यानी कि चौखट जो 4 पैरों के लिए होता है और जो इंसान होता है उसको आगे बढ़ा बढ़ा के रखता रहता है और गिरने की संभावना उसमें कम होती है। फिर पैरेलल वायल्स, तो ये सब आपकी हो गई, आपकी जो ये क्या कहते हैं फ्रेम्स जो आपके हुए, यानी कि बैसाखी जो चलने में सहायक उपकरण हुए वो आपके ये हो गए। और नेक्स्ट देखते हैं विकृति क्या होती है। विकृति पढ़ लीजिएगा कि निचले स्तरों में जब विकृति होगी तब क्या होगा, और ऊपरी अंगों में जब विकृति होगी वो क्या होती है, और भौतिक चिकित्सा की पद्धतियां कौन कौन सी होती हैं यह भी देख लीजिए कि भौतिक चिकित्सा की पद्धतियां कौन कौन सी होती हैं। पद्धतियां, भौतिक चिकित्सा की पद्धति कौन कौन सी होती है। तो भौतिक चिकित्सा किस प्रकार से दी जाती है, व्यायाम चिकित्सा, मोम चिकित्सा, मालिश, विद्युत चिकित्सा, जल चिकित्सा, चाल प्रशिक्षण, ये सब क्या आता है, भौतिक चिकित्सा के ही पद्धतियों के अंतर्गत आता है। और इनके जैसे कि आपका व्यायाम चिकित्सा हुआ, इसका उद्देश्य क्या होगा, व्यायाम चिकित्सा का उद्देश्य मांसपेशियों में कार्य की क्षमता को बढ़ाना, जोड़ों में अवरुद्ध गति पुनः स्थापित करना, कंकाल तंत्र व तंत्रिका तंत्र को सुदृढ़ करना। और जल चिकित्सा का उद्देश्य क्या होगा, रक्त संचार को बढ़ाना, शरीर की स्थिति को बनाए रखना। विद्युत चिकित्सा का उद्देश्य क्या होगा, गहरे स्तर पर मांसपेशियां, और उसके बाद मालिश जो आपकी होगी वह अंग स्तर को मजबूत बनाना, उसको पीड़ा कम करना। फिर इसके बाद आ जाती है गेट, यानी कि चाल पर बात करते हैं, और चाल प्रशिक्षण, चलने में सहायता, सहायक स्थिति क्या होती है, असामान्यता चाल क्या होती है, सीजर गेट क्या होता है। तो यहाँ पर आपको सीपी के बारे में जो आपका सीजर गेट में आता है वो आपको लिखना पड़ेगा। संप्रेषण, कम्युनिकेशन की बात हो रही, यूनिट आपका संप्रेषण पे आ गए हम। और संप्रेषण क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, सीधी सीधी बात है। संप्रेषण आपका होता है पहला आपका मौखिक और दूसरा आपका अमौखिक। अब देखिएगा, प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वह अपने जीवन में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, अपने चीज़ों को व्यक्त करने के लिए क्या करता है, संप्रेषण करता है। संप्रेषण का ही सहारा लेता है, नहीं ये कम्युनिकेशन का ही सहारा लेता है। जैसे कुत्ता अपनी पूंछ को हिलाता है, हाँ, तो ये क्या होता है, संप्रेषण तो होता है। और सूंघता है, भौंकता है, तो क्या है, संप्रेषण है, एक कम्युनिकेशन है ये। सामान्य तौर पर हम लोग भी संप्रेषण करते हैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। और कभी कभी क्या होता है, चेहरे के हाव भाव से भी संप्रेषण किया जा सकता है। जैसे कि बच्चा साइन लैंग्वेज का जब यूज करता है तो चेहरे के हाव भाव से भी हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, संप्रेषण करते हैं। तो जो आपका मौखिक संप्रेषण था उसमें क्या होगा, अपने विचारों को मुख से प्रकट करना, और जो अमौखिक था उसमें अपने विचारों को लिख करके या किसी भी माध्यम से, साइन लैंग्वेज के माध्यम से प्रकट करना। तो ये आपका था संप्रेषण। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं भाषा की, तो लैंग्वेज क्या होती है। तो भाषा की अगर हम बात करते हैं कि लैंग्वेज व्हाट इज, भाषा, भाषा क्या होती है, लैंग्वेज क्या है, तो लैंग्वेज संप्रेषण का एक मुख्य साधन है। अगर भाषा नहीं आती होगी, अगर साइन लैंग्वेज नहीं आ रही है, अगर बच्चे को बोलना नहीं आ रहा है, तो वो क्या करेगा, संप्रेषण नहीं कर पाएगा। जो सर्वप्रथम इकाई होती है वो भाषा ही बोली जाती है। भाषा ऐच्छिक संकेतों का समूह है जो व्यक्ति को एक समूह द्वारा संप्रेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। भाषा को समझने के लिए सांकेतिक तथा ऐच्छिक शब्दों का विवरण आवश्यक होता है। तो आप लोग लिख सकते हैं। और भाषा व वाणी के बीच में जो महत्व होते हैं उनको भी आप लिख सकते हैं। व्यक्तिगत विकास होगा बच्चे का, सामाजिक विकास होगा बच्चे का, और बौद्धिक विकास होगा, कल्पनाशीलता का विकास होगा, और व्यवहारिक विकास होगा। तो ये आपका होता है भाषा व वाणी के बीच के महत्व। अब आगे देखते हैं और नेक्स्ट हम बात करते हैं संप्रेषण संबंधी कार्यात्मक आकलन। तो इनके अंतर्गत आपका आता है स्वनिम विज्ञान, या कह सकते हैं फोनोलॉजी, और दूसरा पहला आपको बताया गया स्वनिम विज्ञान यानी कि फोनोलॉजी। दूसरा आपका क्या था, वाक्य विन्यास यानी कि सेंटेक्स। और तीसरा आपका क्या था, तीसरा आपका अर्थ विज्ञान। पहला आपका स्वनिम विज्ञान, दूसरा आपका वाक्य विन्यास, और तीसरा आपका अर्थ विज्ञान, और चौथा आपका अर्थ क्रिया विज्ञान। अर्थ क्रिया विज्ञान मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इन सभी को कोई ना कोई आपसे पूछा जा सकता है।
यानी कि फोनोलॉजी क्या होती है, उसके बाद में आपका वाक्य विन्यास क्या होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रिक्स, उसके बाद में आपसे पूछ सकता है कि अर्थ विज्ञान क्या होता है या अर्थ क्रिया विज्ञान क्या होता है। तो फोनोलॉजी को मैं उदाहरण के द्वारा समझाना चाहूँगा। अंग्रेजी की भाषा में जो आपके स्वनिम विज्ञान होते हैं वो होते हैं 44 और तेलुगु भाषा में 47 होते हैं, और इसके आधार पर ही व्यंजनों और स्वरों को विभाजित किया जाता है। तो ये आपका फोनोलॉजी कहलाएगा, यानी कि स्वनिम विज्ञान कहलाएगा। अब जो आपका वाक्य विन्यास होगा, यानी कि सेंट्रिक्स की बात की जा रही है, तो उसमें क्या होगा, कुत्ता एक विश्वसनीय जानवर होता है, आप सभी को पता है, और यह वाक्य विन्यास के अनुसार स्वीकृति होती है, यानी कि यह वाक्य सही है, स्वीकृति है। लेकिन जानवर कुत्ता वाक्य विन्यास क्या होगा, यह आपका हो जाएगा गलत। तो ये आपका वाक्य विन्यास के अंतर्गत आ जाएगा, यानी कि वाक्य होना चाहिए सही, सही शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। अर्थ विज्ञान क्या होता है ऐसे आप पढ़ लेंगे, और जो आपका है अर्थ क्रिया विज्ञान, पानी मांगना, घर से बाहर निकलना, ये सब क्या होंगे आपके अर्थ क्रिया विज्ञान के अंतर्गत आ जाएंगी। मॉर्फोलॉजी भी आपसे पूछ सकता है। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं, बच्चा वाणी व भाषा के अर्थपूर्ण जब ग्रहण करेगा, तो बच्चा बचपन में क्या करेगा, चिल्लाने की आवाज़ करेगा, फिर बैबलिंग करना स्टार्ट करता है, फिर ले साउंड करना स्टार्ट करता है, फिर इकोलेलिया, फिर वोकल प्ले, फर्स्ट वर्ड कब बोलता है। तो ये सब आप लोग अवस्थाओं के अनुसार बच्चे की पढ़ लेंगे, ये कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इकोलेलिया काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है, अगर यहाँ पे नहीं तो सेकेंड ईयर में आपसे पूछ लिया जाएगा कि इकोलेलिया, व्हाट इज इकोलेलिया, इकोलेलिया क्या है। तो इकोलेलिया क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। इस अवस्था में बच्चा अपने लोगों की ध्वनि को सुनकर दोहराता है तथा इसका अर्थ नहीं समझता। ध्वनि को जो सुनेगा उसको दोहराएगा तो, लेकिन बच्चे को अर्थ नहीं पता होता। यह कब होता है, 9 से 10 महीने के अंतराल में। बाकी आप लोग बैबलिंग पढ़ लीजिएगा, यानी जिसको बोलते हैं बबलाना, और 1.5 वर्ष की अवस्था में बच्चा किस प्रकार से उसकी जो शब्दकोश होंगे वो कितने होंगे, ये सब चीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा स्पीच डिसऑर्डर, और स्पीच डिसऑर्डर के अंतर्गत आप लोग डिसऑर्डर को पढ़ेंगे, यानी कि आर्टिकुलेशन, वॉइस ऑफ फ्लुएंसी को पढ़ेंगे। और आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर क्या होता है, या एक स्वनिम की जगह ठीक दूसरे स्वनिम का प्रयोग किया जाता है, जैसे कमल की जगह जमल, तमल, इनका प्रयोग किया जाता है, यानी कि फर्स्ट वर्ड आपका चेंज हो जाएगा और लास्ट में आपके वही रहेंगे। अब जैसे कोई बच्चा बोलता है तलो वहाँ तलें, यानी चलो वहाँ चलें, तलो वहाँ तलें बोल सकता है, तो ये आपका क्या रहेगा आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर के अंतर्गत। वॉइस के अंतर्गत बच्चे की आवाज़ धीमी होना, बच्चा हकलाना, जैसे शाहरुख खान साहब हकलाते हैं तो क्या होगा, हकलाना, नीरस हो जाना, तो यह आपका वॉइस के अंतर्गत आ जाएगा। फ्लुएंसी के अंतर्गत क्या होगा, किसी भी चीज़ को फ्लो में जो लय होती है उसको नहीं बना पाना, यानी कि वाक्य विन्यास के अंतर्गत यह भी आपका फ्लुएंसी भी आता है। नेक्स्ट आपका भाषा क्या होती है, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाइएगा वह स्पीच थेरेपी, थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा, और हो सकता है आपसे SODA यानी कि सोडा के बारे में आपसे पूछ दे, और जब सोडा के बारे में आपसे पूछेगा तो ये क्या होता है आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, उच्चारण दोष के अंतर्गत आता है। और फ्लुएंसी दोष के अंतर्गत आपका क्या आएगा, वो आएगा आपका नॉन फ्लुएंसी डिसऑर्डर, सेटरिंग डिसऑर्डर और कल्टरिंग डिसऑर्डर। और वॉइस डिसऑर्डर के अंतर्गत आपका पिच, लाउडनेस और क्वालिटी, ये 3 चीज़ें आएंगी। तो मैंने आपको बता दिया। सोडा की फुल फॉर्म देख लीजिएगा, सब्स्टिट्यूशन, ओमेनिज्म, डिस्टॉर्शन और एडिशन। तो ये आपका हो जाएगा सोडा का फुल फॉर्म, याद कर लीजिएगा, आपसे पूछ सकता है। अब संप्रेषण का परिचय, मैंने आपको संप्रेषण के बारे में बताया था अभी, कम्युनिकेशन के बारे में, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था, और प्रकारों के बारे में बताया था कि संप्रेषण काफ़ी प्रकारों से किया जा सकता है। तो वहाँ पर मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी, मौखिक संप्रेषण और अमौखिक संप्रेषण। उसके बाद में वैद्युत संप्रेषण और रासायनिक संप्रेषण। अब रासायनिक संप्रेषण आप सोचते होंगे क्या,
तो ये आप लोग चींटियों को देखते होंगे, एक लाइन बनाकर के ही चींटियाँ चलती होंगी, तो वहाँ पर क्या करती है, रासायनिक संप्रेषण करती हैं। चींटियों के द्वारा किया गया संप्रेषण रासायनिक संप्रेषण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा क्लासरूम में वाक तथा भाषा का हस्तक्षेप। तो परिभाषा अगर पहले बात की जाए स्पीच की, तो बात की जाएगी वाक चिकित्सा एक हस्तक्षेप से संबंधित सेवा है जो बच्चे के वाक तथा भाषा में सम्मिलित करते हुए उसकी समझ को और कुशलताओं को समझता है। यानी कि वाक चिकित्सा वह चिकित्सा है जिसके अंतर्गत, केवल 2 ही लाइन सुनिएगा, वाक चिकित्सा वह चिकित्सा है जिसके अंतर्गत बच्चों की भाषा में सुधार किया जाता है, वह चिकित्सा कहलाती है। ठीक, स्पीच थेरेपी कहलाती है, जहां पर काफी सारे कार्य होंगे। उपकरण कौन कौन से यूज होंगे, फ्लैश कार्ड होगा आपका, साथ ही साथ पजल होगा, बुक होगी, खिलौने होंगे। हस्तक्षेप किस प्रकार से किया जाएगा, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ग्रहणशील कौशल की बात जब होगी तो ग्रहणशील कौशल को भी तैयार कर लीजिएगा। हो सकता है आपसे 2 नंबर में पूछ दे ग्रहणशील कौशल क्या होता है। किसी बच्चे या व्यक्ति में किसी भी प्रश्न, ग्रहणशील कौशल की बात हो रही है। ग्रहणशील कौशल, जब ग्रहणशील कौशल की बात होगी तो किसी बच्चे में या व्यक्ति में किसी प्रश्न या निर्देशों को समझकर ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाती है, ग्रहणशील कौशल कहलाती है। और इनको 3 ऑब्जेक्टों में बांटा गया, बाकी आप लोग पढ़िएगा। मैच ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, मैच ऑब्जेक्ट टू पिक्चर, और मैच करना है आपको पिक्चर से पिक्चर, यानी कि मैचिंग आपको करनी किसी ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की, किसी ऑब्जेक्ट से पिक्चर की, और किसी पिक्चर से पिक्चर की, ये आपको मैच करना है। और आप लोग लिख सकते हैं ग्रहणशील कौशल क्या होता है। लॉन्ग में भी आपसे पूछ सकता है ग्रहणशील कौशल क्या होता है। अभिव्यक्ति कौशल क्या होता है, यानी कि प्रतिरूपण जिसके अंतर्गत आएगा, पैरेलल टास्क आएगा और सेल्फ टास्क आएगा। ये 3 चीजें आती हैं आपकी अभिव्यक्ति कौशल के अंतर्गत। और अभिव्यक्ति कौशल किसी व्यक्ति या बच्चे में अपनी भावनाओं, यानी कि अभिव्यक्ति, अब देखिएगा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, बाकी और कहीं पर भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं। अभिव्यक्ति किसी व्यक्ति या बच्चे में अपनी भावनाओं या विचारों को बोलकर स्पष्ट करने से व्यक्त करने की क्षमता जो होती है वो क्या कहलाती है, अभिव्यक्ति कौशल कहलाती है। इसके अंतर्गत आपकी 3 चीजें आ जाती हैं। पहला आपका मॉडलिंग, जिसको हम बोलते हैं प्रतिरूपण, दूसरा आपका पैरेलल टास्क, और तीसरा आपका सेल्फ टास्क। तो ये 3 चीजें आपकी आ जाती हैं इसके अंतर्गत, पढ़ लीजिएगा, हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए। AAC, यानी कि अब आपसे सबसे पहली बात AAC फुल फॉर्म आ सकती है, यानी कि आर्गुमेंटिव अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन आपसे पूछा जा सकता है। और आपसे पूछा जा सकता है ASL का फुल फॉर्म यानी कि अमेरिकन साइन लैंग्वेज, BSL का फुल फॉर्म यानी कि ब्रिटिश साइन लैंग्वेज, ISL का फुल फॉर्म यानी कि इंडियन साइन लैंग्वेज, और UCS का फुल फॉर्म, UCS का फुल फॉर्म। तो अनएडेड कम्युनिकेशन सिस्टम, अनएडेड कम्युनिकेशन सिस्टम आपसे AAC का भी फुल फॉर्म पूछ सकता है, या कह सकता है कि कॉन्सेप्ट और मीनिंग बताइए आर्गुमेंटिव और अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन की, यानी कि AAC क्या होता है। जब कोई बच्चा किसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भावनाओं, सोच, दृष्टि को व्यक्त करने के लिए संकेतों, फ्लैश कार्डों, चेहरे के हाव भाव का प्रयोग बातचीत करने के लिए करता है, तो उसको क्या कहते हैं, आर्गुमेंटिव अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन। तो ये आप लोग लिख सकते हैं। और बाकी आवश्यकता क्या होती है, उपकरण क्या होते हैं, तो आप लोगों को ये लिखना पड़ेगा। और एड क्या क्या होते हैं, यानी कि टीचिंग एड क्या क्या होते हैं, संप्रेषण के लिए एड कौन कौन से उपयोग किए जाएंगे। तो संप्रेषण के लिए जो सहायक सामग्री इसको बोलते हैं संप्रेषण कम्युनिकेशन के लिए, तो क्या था, टीचिंग एड कौन कौन से होंगे। तो पहले आपका होगा ऑडियोटरी, यानी कि सुनने वाला जो यंत्र होता है, यानी कि जो HI बच्चों को यूज में लाया जाता है, ऑडिटरी एड्स। दूसरा आपका सभी बच्चों को आपने लगाते हुए देखा होगा, अगर आपने HI बच्चे देखोगे तो हेयरिंग एड। हेयरिंग एड भी 2 प्रकार का होता है,
एक आपका होता है पॉकेट लेवल का और दूसरा होता है आपका माइक्रो लेवल का। तो यहाँ पर आपका और साथ ही साथ रिसीवर, एम्पलीफायर, तो ये आपकी क्या होते हैं, सहायक सामग्रियाँ जो कि बच्चे को सुनने में, कम्युनिकेशन करने में मदद करती हैं। सहायक सामग्रियाँ जो सरल बनाने के लिए, संप्रेषण को सरल बनाने के लिए होता है तो यूज़ किया जाता है। और ईयर लेवल जो होता है और ईयर कैनाल लेवल, इन सभी चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो बात होती है संगीत की। संगीत चिकित्सा क्या होती है, तो परिभाषा संगीत चिकित्सा की देख लीजिएगा। संगीत चिकित्सा की बात हो रही है और संगीत की अगर परिभाषा के बारे में हम देख लेते हैं, संगीत क्या होता है। संगीत व्हाट इज, इसको हम लोग बोलते हैं कि जो गाना गाते हैं, गाना, जो संगीत चिकित्सा के सार क्या होते हैं, उद्देश्य क्या होते हैं, संगीत चिकित्सा क्या होती है, सब परिभाषा सबसे पहले देखिए। परिभाषा क्या होती है, यह एक प्रकार की शिक्षा है जो संगीत से संबंधित होती है, लेकिन इसका लक्ष्य व्यक्तिगत विकास करना, इसका लक्ष्य असंगीत प्रिय व्यक्तियों को तनावपूर्ण स्थिति से बाहर लाना या समायोजन करना अथवा सही दिशा के लिए प्रेरित करना, ये क्या होता है आपका संगीत चिकित्सा के, संगीत के अंतर्गत आता है। और सभी लोग गाना गाते रहते होंगे, कुछ ना कुछ गुनगुनाते भी रहते होंगे, तो सब आपका संगीत चिकित्सा के अंतर्गत ही आता है। सार क्या होता है, उद्देश्य क्या क्या होते हैं, उद्देश्य देख लीजिए। संगीत चिकित्सा के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। उद्देश्य हो गया, संगीत द्वारा शाब्दिक व भावनाओं दोनों गुणों का विकास किया जाता है। सांकेतिक भाषा का अर्थ प्रदान करती है, आवाज़ों को पहचानने की क्षमता विकसित करती है। संगीत द्वारा आवाज़ को आधारपूर्ण तथ्यों को बढ़ाया जा सकता है, आसपास के माहौल को सरल बनाया जा सकता है, एकाग्रता को बढ़ाया जा सकता है और अनुभव को बढ़ाया जा सकता है। तो ये सब आपके उद्देश्य हो जाएंगे। इसके बाद में आपको योगा पढ़ना होगा और मनोरंजनात्मक जो कौशल हो, क्या आपके योगा क्या होता है, योगा के बारे में आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा। हो सकता है कि आपसे योगा पूछ दे। और योगा की डेफिनेशन देख लीजिए महर्षि पतंजलि के अनुसार, क्योंकि जो योगा की बात होती है तो पतंजलि की बात होती है, और जब पतंजलि की बात होती है योगा में तो बाबा रामदेव को सब याद करने लगते हैं। तो पतंजलि के देख लीजिए, योगा को परिभाषित करते हुए क्या कहा, केवल दो चीज याद रखिएगा, चित्त और मन। तो चित्त व मन के ऊपर नियंत्रण पाने का लाभ ही क्या होता है, योगा होता है। और बौद्ध जी के अनुसार देख लीजिएगा, देखिएगा, कुशल चित्त मन की एकाग्रता ही योग है। तो इस प्रकार से आप लोग योगा को डिफाइन कर सकते हैं। बाकी आप लोग योगा के क्षेत्र पढ़ लीजिएगा, किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, योगा उद्देश्य क्या क्या होते हैं, तो इन चीज़ों को आप लोग देख लीजिएगा। खेल चिकित्सा क्या होती है, और खेल चिकित्सा की जब बात करते हैं तो मैं केवल डेफिनेशन बता रहा हूँ, आप लोग बाकी पढ़ेंगे। और जो मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो व क्रो के अनुसार या क्रो एंड क्रो के अनुसार देख लीजिएगा। खेल वह क्रिया है जिसमें एक व्यक्ति उस समय व्यस्त होता है जब उस कार्य को करना चाहता है, वह उस कार्य को करना चाहता है। विशेषताएं क्या क्या होंगी, खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, यह एक आत्म प्रेरित शारीरिक व मानसिक क्रिया है। खेल का मुख्य लक्ष्य आनंद व स्वतंत्रता को प्राप्त करना है, चंचलता व स्फूर्ति को बढ़ाना है। तो ये सब क्या होंगे आपके खेल के महत्व। हो सकता है आपसे योगा का भी महत्व पूछ दे, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। मानसिक मंदित बच्चों को किस प्रकार से खेल में, तो मानसिक मंदित बच्चे जब खेल को खेलेंगे तो क्या होगा, उनका कहाँ कहाँ का विकास होगा, उनका होगा शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, जितने भी विकास होते हैं, रचनात्मक मूल्यों का विकास, आत्मदृष्टि का विकास या आत्म अंतर्दृष्टि का महत्व या शारीरिक जो उसका विकास होगा, ये सब विकास के अंतर्गत आ जाएंगे। तो जब मानसिक मंदित बच्चे जो होंगे उनको जब खेलेंगे तो क्या होगा, उसके बाद में डांस, यानी कि नृत्य की बात हो रही है यहाँ पर, आप नृत्य को भी पढ़ लीजिएगा कि डांस क्या होता है। डांस थेरेपी के अंतर्गत भी थेरेपी दी जाती है। उसके बाद में आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ और करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में पूछ रहा है। तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ प्राइमरी क्षेत्र में क्या होती हैं, सेकेंडरी क्षेत्र में क्या होती हैं, प्री प्राइमरी क्षेत्र में कौन कौन सी होती हैं, इनके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। और को करिकुलर एक्टिविटीज आप सभी को पता होगी कि दृष्टि संबंधी कला क्या होती है, उसके बाद में संपादित कलाएं कौन कौन सी होती हैं,
तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और जैसा कि दृश्य संबंधित कला के अंतर्गत आंख व हाथ का समन्वय होना चाहिए, बच्चों में एकाग्रता होनी चाहिए। इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सभी ने लेसन प्लान कराया होगा और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लगा लीजिएगा। को करिकुलर एक्टिविटीज़ यूनिट 5.5 जो है आप उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा और उसको तैयार करके जाइएगा, आपसे पूछ सकता है। साथ ही साथ ओलंपिक, एक पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ओलंपिक के जन्मदाता कौन है, तो ओलंपिक के जो जन्मदाता थे वो थे यूनिस कैनेडी सराइवल, तो इसके जन्मदाता थे। क्वेश्चन पिछली बार 1 नंबर में पूछा गया था और 1968 में इन्होंने स्पेशल ओलंपिक की शुरुआत की थी। यानी कि बात हो रही स्पेशल ओलंपिक की शुरुआत किसने की थी, तो यूनिस कैनेडी सराइवल ने की थी और 1968 ईस्वी में की थी। और आपसे एक चीज और पूछ सकता है कि SOUSP हो सकता है पूछ दे, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पेशल ओलंपिक यूनिफाइड स्पोर्ट प्रोग्राम, फुल फॉर्म इसका देख लीजिएगा, स्पेशल ओलंपिक यूनिफाइड स्पोर्ट प्रोग्राम। तो दोस्तों आज का आपका लगभग में ये पेपर जो आपका है वो समाप्त हो चुका है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के पास, सहपाठियों के पास, उनको भी लाभ मिल सके और आप सभी के पेपर अच्छा हुआ कल का। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। अब तो आपका फर्स्ट ईयर निकल जाएगा, तो अब सेकेंड ईयर की भी बात होती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों।